हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। अभी तक मैंने आपको संविधान के दो मुख्य भागों के बारे में बताया। पहला, उसकी प्रस्तावना, जो कि संविधान की एक्चुअली मूल आत्मा जिसे हम बोलते हैं। दूसरा, मैंने बताया कि संविधान के जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है, तो वो है 12। अब बात आती है कि ये 12 अनुसूचियों के अंदर कितने भाग हैं। भाग मतलब कि हमने जो 395 आर्टिकल्स हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से, कि किसमें राष्ट्रपति की बात है, किसमें संसद की बात है, किसमें अनुसूचित जनजाति की बात है, उसको हमने सिस्टमैटिक तरीके से रखा है। अनुसूची एक्चुअली एक लिस्टिंग है जिसमें हमने ये बताया हुआ कि राज्य कितने हैं, ये चीजें क्या है, मतलब एक एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जिसमें भाग है, अनुसूची है और आर्टिकल्स। इसके 22 भाग है। 22 भाग कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में बड़े घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं। कई बार आर्टिकल्स नहीं पूछते, कई बार वो आपसे भाग भी नहीं पूछते, अनुसूची पूछ लेते हैं कि अगर एक नए राज्य का गठन हुआ है तो कौन सी अनुसूची में चेंजेस होगा, या अगर आर्टिकल 3 to 4 में कोई नया क्लाउज जोड़ा गया है तो उसका प्रभाव संविधान के किस भाग में पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम आपको बताएंगे। 22 के 22 भाग आप कैसे सिस्टमेटिक याद कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक रिदम होता है। हम उस रिदम को पकड़ेंगे, और जब हम उस रिदम को पकड़ेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा। तो बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए मैं उस रिदम को पकड़ता हूँ। देखिए, अभी आपके सामने 8 भाग दिख रहे हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका एक घर है, डेफिनेटली घर हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस घर को डिफाइन करें कि मेरा ये घर है, इसका इतना एरिया है, हमने अपने घर को डिफाइन किया कि हमारे इस घर का ये नाम है, इसका ये एरिया है। अब घर के बाद नंबर आता है कि इसमें कौन लोग रहेंगे, तो वो हो गई हमारी नागरिक। अब जो लोग घर में रह रहे हैं उनके कुछ अधिकार होंगे, भाई वो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब जब उनको अधिकार है तो कभी हुआ कि उनको किसी ने रोक दिया कुछ करने से, तो कोई ना कोई एक अथॉरिटी घर में होनी चाहिए जो इस चीज को रोके कि उनको रोका नहीं जाए। यानी कि, तो ये तो चार ऊपर के हिस्से हो गए कि घर यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी एरिया, उसके सिटीजन, सिटीजन के राइट्स, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये, अब इसके बाद क्या आता है, अब इन्होंने डिफाइन करना शुरू किया कि संघ के अंदर यानी कि जो टॉप अथॉरिटी है, यानी कि घर में जो सबसे टॉप पावर है, उसको कैसे डिफाइन करना है, यानी कि वो हो गया हमारा संघ। संघ के बाद चूंकि भारत राज्यों में बटा हुआ है तो हम राज्यों की बात करेंगे। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो संघ शासित है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, तो वो आपका वो क्षेत्र। तो इस तरह से इन 8 भागों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य और उसका क्षेत्र, उसके नागरिक, नागरिकों के अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, इसके बाद संघ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो 8 चीजें मैंने आपको बताई वो तो बहुत टॉप लेवल की, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो किसी भी शहर को या महानगर को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि वहां पर सुविधाएं
उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका होती है। और अगर हम ग्रामीण स्तर पर जाते हैं तो वहां पर पंचायतें होती हैं। और इन दोनों यानी कि महानगर और ग्राम के बीच में भी एक अ, छोटी सी संस्था जिसको नगर कहते हैं, वहां पर रेगुलेट करने के लिए कुछ सहकारी समितियों को बनाया जाता है। ये क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो है वो लोकल लेवल की है, तो इसको अलग अलग ना, इनको भाग 9 में डाल दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका 9 नंबर है। अब क्या था कि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय गांधी जी का अपना आंदोलन, जिसे हरिजन आंदोलन कहते थे, अंबेडकर जी का अलग था, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दुर्दशा का वर्णन किया था। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे 250-300, उनको हर पॉइंट पर एक पूर्वाग्रही मानसिकता घुसी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हाई कास्ट है, जो जमींदार है, हालांकि जिम्मेदारी प्रथा खत्म हो गई थी, फिर भी चूंकि वो संपन्न थे तो उनको ये लगता था कहीं ऐसा ना हो कि जो संपन्न लोग, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को हड़प ना ले। ये डर उनके दिमाग में इतनी बुरी तरह से घुसा हुआ था कि जब अनुसूचियां बन रही थी उस समय भी उन्होंने इसको एक जगह पर लिखा 6 नंबर पर, और जब भाग बन रहे थे तब भी उन्होंने इस चीज को बार बार दर्शाने की कोशिश की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, किनसे? उसी देश के नागरिकों से जिस देश का ये संविधान है। ये पूर्वाग्रही मानसिकता ही थी, नहीं तो जब चीजें इतनी सरल बन सकती थी तो उसको जटिल बनाने की जरूरत नहीं। और वास्तविकता में देखा जाए तो वो आज भी सरल हो नहीं पाए। चलिए, तो लोकल गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट के साथ में ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो गया। अब लोकल गवर्नमेंट और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अगर केंद्र सरकार कोई योजना भेज रही है और राज्य सरकार उसको अपोज कर रही है तो कैसे संभव होगा कि वो चीजें इम्प्लीमेंट हो? तो यहाँ पर संघ और राज्य के बीच के संबंध, इसको 11 नंबर दिया गया, यानी कि बिल्कुल बराबर में, 1 और 1 11, यानी कि एक दूसरे का साथ देना है। तो आपको याद रहेगा कि 11 नंबर पे संघ और राज्य के बीच के संबंध हो गए। अब क्या था, 12 से आप समझ सकते हैं कि जो 12 नंबर होता है वो 12 लाभ फायदे, जब लाभ और फायदे की बात आती है तो कहीं ना कहीं वित्त या धनराशि होती है। तो वित्त यानी कि फाइनेंस, संपत्ति यानी कि असेट्स, संविधान और बात, इनसे रिलेटेड जो समस्याएं होंगी उनको डिस्कस किया गया है 12 नंबर। 13 नंबर में क्या है कि विदेशी कंपनियां आती है, भारत की राज्य सरकारों के साथ टाई अप करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अनुमति केंद्र सरकार की है। अगर केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है तो एक विदेशी कंपनी भारत में कुछ नहीं कर पाए, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को हमें अनुच्छेद 13 में लिया। अब आती है राज्य और संघ के अधीन सेवा, यानी कि वो सेवाएं जो या तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रही है, या जो सेवाएं राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो केंद्र सरकार की नियुक्ति होती है लेकिन काम वो राज्य सरकार के लिए करती है, जैसे जिलाधिकारी है, एसपी है, ये सब केंद्र सरकार के होते हैं, आईएएस आईपीएस, लेकिन इनका मूल काम होता है राज्य के अधीन, कैडर दिए जाते हैं। तो ये आपका 14 नंबर पे है।
तो 9 नंबर पे आपकी पंचायत हो गई, 10 नंबर पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो गई, 11 नंबर पे राज्य और केंद्र का संबंध हो गया, 12 नंबर पर हम वित्त संबंधी बातें करेंगे, 13 नंबर पर हम राज्य के अंदर जो व्यापार है इन सबको कैसे किया जाएगा उनकी सारी फॉर्मेलिटीज है, और 14 नंबर पर राज्य और केंद्र के अधीन सेवा। तो ये 14 भाग तक आपको बड़ी आसानी से समझ में, ऊपर के 8। ठीक, मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे। 14 नंबर में ही एक अधिकरण है जो इनके प्रोटेक्शन के लिए है। कई बार एलिगेशंस लगते हैं, कुछ लगते हैं, तो उनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई। यहाँ तक तो हमारी मशीनरी बढ़िया से चल रही थी। अब इनको लगा कि अगर यही मशीनरी चली, ऐसे ही चलती रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं गड़बड़ा जाए। जनता का प्रतिनिधित्व मतलब निर्वाचन, क्योंकि ये पूरी मशीनरी है, जैसे सिविल सर्वेंट है, स्टाफ है, लाइन है, दिस ऑल आर द मशीनरी। ये अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, और अगर उस सिस्टम में कहीं कोई नहीं फिट बना तो वो फिट नहीं। तो जरूरी ये है कि इनके ऊपर जनप्रतिनिधि का दबाव रहे और जनप्रतिनिधि के ऊपर इनका रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और ये सिस्टम के चक्कर में कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का प्रेशर है। तो 15 में हमने निर्वाचन को दे दिया। जब हमने निर्वाचन को दिया तो फिर से हमारे जो पूर्वाग्रही मानसिकता से ग्रसित जो संसद सदस्य थे उनको लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये फिर से ऊंची जाति के लोग अपना वर्चस्व बना लें और फिर से मुंशी प्रेमचंद की कहानी सही साबित हो जाए। तो उन्होंने तुरंत 16 नंबर पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी वर्ग, आंग्ल भाषी, ये सबका विशेष तो आप ऐसे देख सकते हैं कि वहां पर भी जब नगर पंचायत और पंचायत की बात हो रही थी तो आगे चल करके ये दिया गया, और फिर यहाँ पर भी इसको दिया गया। तो यानी कि इनके प्रतिनिधित्व की या इनके क्षेत्र की हर जगह प्रोटेक्शन किया गया, रक्षा की गई। अब यहाँ तक हो गया, तो अब बात ये चली कि भाई ये बताओ कि हर देश की अपनी भाषा होती है। तो भारत के अंदर तो दक्षिण भारत में अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उत्तर भारत में अलग, जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें अलग, वेस्टर्न साइड में अलग, ऊपर अलग, बहुत सारी मतलब भाषा है हर राज्य की, या दो राज्यों की मिलाकर के एक भाषा। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी, तो सर्व सहमति से ये बना कि यह राष्ट्रीय भाषा छोड़ो, राजभाषा पर फोकस करते हैं। और जितनी भी प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है जिनको लोग अभी भी बोल रहे हैं, उनको राजभाषा घोषित कर। तो आप देखते हैं 10 या 20 के नोट पे वो सारी भाषा लिखी, 22 के आसपास। अब एक सिस्टम ऐसा भी था जब उनको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य ना बैठे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए और हर राज्य अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करने में लग जाए, तो उस समय भारत की एकता एवं अखंडता प्रभावित हो सकती है, या बाहर से आक्रमण हो और यहाँ के कुछ राज्य उनका समर्थन करें, या देश में वित्तीय प्रबंधन इतना खराब हो जाए कि जो संभाले ना संभल रहा हो, तो क्या होगा। तो ये हुआ कि भाई हम एक आपातकालीन हुकूमत लगा देते हैं, जो जर्मनी से लिया। तो ये आपात 3 तरीके के होते हैं, बाहरी युद्ध, आंतरिक हलचल और वित्तीय। इसके बाद अपना राष्ट्रपति शासन लिया, जो सामान्यतः तब लगता है जब राज्य सरकार की एक विफल हो जाती है, मतलब
विधानसभा भंग हो जाती है और नया चुनाव होने में समय। तो यहाँ 18 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकीर्णन का मतलब ये है कि हमारे अनुच्छेद से कितना सेगमेंट जो है वो डिलीवर हो रहा है, मतलब कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ रहा है। कहानी ये हुई कि तो सभा में बैठे लोगों ने कहा कि देखिए आज है 1950 जब हम इसको लागू कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में स्थितियां ऐसी हो जब हमें इसके कुछ उपबंधों में या तो ढील डालनी पड़े या उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़े। तो क्या हम इस संविधान के किसी भाग को या पूरे को बदल सकते हैं? तो ये हुआ कि बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से क्या आवश्यक है वो तो तभी पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, संविधान संशोधन संभव। ये दक्षिण अफ्रीका जैसे देश से ये लिया, जो उस समय भी अनडेवलप था और वास्तव में आज भी है। इसके बाद 21 और 22 है जो इनका कोई खास अर्थ ना होते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और कई बार प्रश्न यही से बात, इस संविधान के किस भाग में विशेष उपबंध का प्रावधान है। अब विशेष उपबंध का प्रावधान जैसे ही आता है तो लोगों को पता ही नहीं रहता कि इसकी बात कहाँ की गई, या संविधान के किस भाग में संविधान के हिंदी संस्करण की बात की गई या संक्षिप्त नाम की जो भी है। तो ये आपके 21 और 22 है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। ऊपर के राज्यों का है, फिर राज्य के केंद्र राज संशासित हो गए, फिर आपका नगर पंचायत नगर पालिका हो गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति, राज्य और केंद्र के संबंध, वित्त का संबंध, भारत के अंदर व्यापार, सेवाएं हो गई आपकी। इसके बाद आपका चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व हो गया। इसी तरह से ये पूरा सिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा कठिन है। याद रखें 22 भाग है और 22 लाइन मान के चलिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। और ये मैंने छोटा सा एक दिया हुआ है कि शुरुआत में भारतीय संविधान फिलहाल भाग 7 नहीं है। आपने शायद गौर भी नहीं किया होगा, लेकिन भाग 7 नहीं है। ये 6 और 8 इसे कहते हैं करेक्ट ऑब्जर्वेशन। और मुझे पता था आप में से बहुत से लोगों ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। इससे संबंधित अनुच्छेद 238 भी संविधान में नहीं है, देखिए, है ना। 37 के बाद 239 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। जितना कीन ऑब्जर्वेशन होगा आपका, उतने ही आप बहुत ज्यादा सफल हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।